रिकॉर्डिंग ऑन दिखा रहा है आप लोग को भी? गौरव, रिकॉर्डिंग आप लोग को शो है कि नहीं हो रहा है? गौरव को आवाज नहीं आ रही है। गौरव, इसमें क्या कुछ ऑप्शन लग रहा है ऑडियो वाला, उसको क्लिक करो ना, फिर आएगा। है ना? श्री, आपको आवाज आ रही है? तो देखो भाई, एक को आवाज नहीं आ रही, एक को आ रही है, तो दोनों को आना चाहिए आवाज, है ना? गौरव, आपका थोड़ा सेटिंग में चेक करो तो। जी, आपको क्लियर आ रही है ना आवाज? यस सर, क्लियर है। लगता है गौरव के में कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम है। एक माइक टाइप का बन रहा होगा ना उसमें, मोबाइल में, उसको कॉल और इंटरनेट समथिंग कुछ करने से आता है ये। सिर्फ को आवाज आ रही है? गौरव, इसमें ना ये है ना, ये कॉल और इंटरनेट, इसको क्लिक करना है ना गौरव, ये यहाँ पे। ठीक है, तब फिर आएगा आवाज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या होता है कि आप लोग जो सेंसेक्स निफ्टी देखे है ना, तो वो भी क्या इंडेक्स नंबर होता है ना? तो जो कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस होते हैं, है ना, और या फिर बोल सकते हैं कि लोकेशनल में वाइज भी कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसको जनरली किस पर्टिकुलर नंबर से इंडिकेट किया जाता है जो चेंजेस को। तो ये बेसिकली क्या होता है, टाइम के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, इसका जो यूज है वो। तो एक टाइम से दूसरे टाइम में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, प्राइस का, तो उसको हम लोग इंडेक्स नंबर से इंडिकेट करते हैं। जो आप लोग पढ़ते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये सभी क्या आपके इंडेक्स नंबर है सभी। ठीक, तो ये क्या करते हैं, आपको जो दो समय अवधि होती है ना, मान लीजिए पिछले साल से इस साल में जितने भी इंक्रीज हुए, जो भी चेंजेस हुए हैं, इसको पर्टिकुलर नंबर से डिनोट करते हैं, इसी को ये इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स
ठीक है। तो दो समय के बीच में जो वेरिएबल में चेंजेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, मेजर करता है ये, है ना, ये कॉक्सटन एंड कॉर्डन बोलता है ये, ठीक है। और बेसिकली क्या है, निर्देशांक या सूचकांक दो सामग्री अथवा दो स्थानों में किसी तथ्य में हुए परिवर्तन के सापेक्ष माप है, और ये क्या आपका रिलेटिव मेजरमेंट है ये क्या है, रिलेटिव मेजरमेंट है ये। तो रिलेटिव मतलब क्या करता है ये, आपका सापेक्षिक माप करेगा ये, है ना, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को मेजर करेगा ये, है ना, ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं है ना। तो ध्यान रखिए कि आपका रिलेटिव मेजर है ये, ठीक है। और इसमें अलग अलग डिफिनेशन दिए हुए हैं ना, तो डिफिनेशन तो आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं। तो हम सीधा तो ये समझना चाहिए सूचकांक क्या है, आपका एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है, ठीक है, और क्या है आपका रिलेटिव मेजर होता है ये, है ना, एक के सापेक्ष में दूसरे का मेजरमेंट करता है ये। जैसे मान लीजिए पिछले साल अगर मैं बोलूं कि सपोज कोई कोई फ्रूट है ना, कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट है, फल है ना, वो कितना था, सपोज 75 रुपए था, है ना, और अभी कितना हो गया उसका जो प्राइस हो गया वो, सपोज वो 100 रुपीज हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इतना इंक्रीज हो गया ये, तो इंक्रीज को अपन क्या करेंगे, इसको शो करेंगे ये 100/75, और इंटू सपोज इसको इंटू 100 में करते हैं इसमें, तो इसमें कितना इंक्रीज होगा, हो जाएगा 25 चौक 25 तिया, हो जाएगा 400/3, हो जाएगा 3 एकम 3 3 के 9, तो इसमें कितना हो गया, मतलब 133.33, मतलब इसमें कितना 33% इंक्रीज हो गया इसमें, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये कितना आ गया, वैल्यू आ गया जो दियो पर आ रहा है कि फल में जो इंक्रीज है वो कितना हो गया, 133% हो गया पहले का, है ना। अगर हम देखें तो ये कितना हो गया, 33% इंक्रीज हो गया ये, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकला ये आपका क्या है, निर्देशांक है, इंडेक्स नंबर है ये। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं, और ये बेसिक क्या बताता है ये, आपका किसी भी वस्तु में, है ना, औसत रूप से जितना वृद्धि हुई है ना, उसको बताता है ये, है ना। तो ये क्या बताएगा, ये एवरेज बताता है ये, है ना, एवरेज रूप से कितना इंक्रीज हुआ है ना। और ये देखा जाए तो ये इसको प्रतिशत के माध्यम से इसको व्यक्त करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना है 133, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें 33.33% वृद्धि हुई है ना, ऐसा बोलेंगे। तो हम प्रतिशत के माध्यम से इसको हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है ना, हम लोग कुछ ना कुछ क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके बनाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि हम जो जटिल तथ्य को सरलता से समझ सके, ठीक है। तो प्राइस कितना वृद्धि हो रहा है, कम हो रहा है, इसको हम एक इंडेक्स के माध्यम से, एक नंबर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तुलना करने में अध्ययन तुलना करने में मदद करता है ये, ठीक है। और ये क्या बताता है, आपका मुद्रा की क्रय शक्ति का माप करता है। क्रय शक्ति मतलब जो परचेसिंग पावर होता है, मन से पता करते हैं, ठीक है। और लाइफस्टाइल में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो लाइफ जो लिविंग इंडेक्स है ना, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक जीवन जीने के लिए कितना हमको पैसा चाहिए, उसमें वृद्धि हो नहीं हो रही है, तो ये सब चीज पता चलता है। तो इसको हम ये देखते हैं कि इसको हम बनाते कैसे है ना। तो सबसे पहले अब इसको देखते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं ना। बाकी चीज थ्योरेटिकल है, अपन सीधा पॉइंट पे आते हैं, है ना। कुछ डाउट्स वगैरह तो आप लोग बोल सकते हैं ना, आप लोग स्पीकर यूज कर सकते हैं आप लोग। तो देखते हैं स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इसमें सबसे पहला स्टेप है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, पर्पस ऑफ
इंडेक्स नंबर है ना। तो सबसे पहले हम कोई भी इंडेक्स बनाते हैं ना, तो क्योंकि इंडेक्स नंबर बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमको जिस चीज का स्टडी करना है ना, उसको हमको पहले ध्यान रखना पड़ता है ना। तो पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर हर चीज के लिए क्या होता है, अलग अलग पर्पस होता है हर इंडेक्स नंबर के लिए ना। जैसे अगर हम बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की, है ना, ये होलसेल होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, इसको क्यों बनाया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन का अध्ययन करता है ये, है ना। तो जो मनी का परचेसिंग पावर है उसमें चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है ना, उसके लिए क्या करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार जो होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो मुद्रा के क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण से उपभोक्ता पे जो प्रभाव पड़ता है ना, उसको पता करने के लिए हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना करते हैं। एक जस्ट क्या नहीं, अभी क्लास में थे ना, एडमिट कर लो। हाँ हाँ से हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पर्पस का पता करते हैं। तो WPI का क्या पर्पस होता है कि हम इसमें ये देखते हैं कि मनी का जो परचेसिंग वैल्यू है उसमें चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग इंडेक्स नंबर हम स्टडी करते हैं ना, कि चेंजेस को ही बताता है ये, ठीक है। तो दो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो वैल्यू क्या थी उसमें परिवर्तन क्या हुआ है, तो चेंजेस को ही बताता है ये, ठीक है। इसको फुटकर है ना, सॉरी इसको रिटेल प्राइस इंडेक्स बोलेंगे सर ना, ये इसको बोलते हैं फुटकर कीमतों का निर्देशांक, फुटकर कीमतों का निर्देशांक मतलब हो जाएगा वो रिटेल प्राइस इंडेक्स होगा ये, है ना, कंज्यूमर होगा वो। तो इस प्रकार से हर जो प्राइस इंडेक्स होता है तो उनपे क्या होते हैं कि अलग अलग सबका वो होता है, वो सब ऑब्जेक्टिव है ना, उसके हिसाब से सबको बनाते हैं क्या, रिटेल प्राइस इंडेक्स बोलेंगे इसको, ठीक है। तो रिटेल प्राइस इंडेक्स क्यों बनाया जाता है, जिससे पता चले कि मनी की वैल्यू में चेंजेस होती हैं, उससे उपभोक्ता पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग फुटकर कीमत निर्देशांक या फिर इसको क्या होता है, जीवन निर्वाह निर्देशांक भी बोलते हैं इसको। आवाज क्लियर आएगा आप सबको? आ रहा है आपको अनुराधा जी? आवाज आ रही है? तो सबसे हाँ पहले सर क्या आ रहा है। आ रही है ना, हाँ। तो पहला क्या इंडेक्स, फिर सेकंड आपका सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, ठीक है। तो जो बेस होता है ना, तो इसमें दो चीज होते हैं, दो ईयर होता है, एक तो करंट ईयर होता है, बेस ईयर होता है। तो बेस ईयर होता है जिसके सापेक्ष हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। तो निर्देशांक बनाने के सबसे पहले उस वर्ष का चुनाव करना पड़ता है, है ना, जिसकी कीमतों से वर्तमान वर्ष की कीमतों को तुलना करना है। तो एक तो दो चीजें होती है ना, एक होता है करंट ईयर और दूसरा होता है बेस ईयर होता है। तो बेस ईयर क्या होता है, जिसके सापेक्ष में हम क्या करते हैं, करंट ईयर की कंपेरिजन करते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, बेस ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तीन प्रकार का होता है ये। तो बेस ईयर को हम ऐसे दो भागों में बांट लेते हैं ना, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है चेन, एक होता है फिक्स्ड बेस और दूसरा होता है चेन बेस, है ना। तो इसमें फिक्स्ड बेस में क्या होता है, दो होता है ना, पहला होता है ना, एक ही वर्ष को आधार मानना, तो थोड़ा सा फिलअप कर तो एक होता है सिंगल बेस ईयर होता है ना, किसी पर्टिकुलर एक ईयर को क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा होता है ना, 2 या 2 से अधिक वर्षों के औसत मूल्यों का आधार,
है ना, एवरेज वैल्यू इज बेस ईयर। ठीक है, तो जितने भी ईयर होते हैं ना सबका ना एवरेज ले लेते हैं ना, उसको क्या निकाल लेते हैं लोग, बेस ईयर ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मान के चलिए कि जैसे कोई भी एक वैल्यू है ना, ये V1 है और ये V0 है, इंटू 100 है। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, इंडेक्स बना दिए। तो हमको ना बेस ईयर आता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेस ईयर बोलेंगे, बेस ईयर का वैल्यू या प्राइस बोलेंगे, है ना, और क्या होगा, करेंट वैल्यू प्राइस बोलेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एक ईयर को ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए 4 या 5 ईयर है, उनका एवरेज कर लेते हैं, है ना। और एक होता है चेन बेस, है ना, तो एक होता है फिक्स्ड बेस और दूसरा होता है चेन बेस। चेन बेस को बोलते हैं श्रृंखला आधार बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्थिर आधार बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चेन बेस में पिछले साल का जो पिछले साल का जो वैल्यू होगा वो इस साल में क्या बनेगा, बेस बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, चेन बेस में, श्रृंखला आधार में पिछले साल का जो आधार होता है, श्रेया जी वो कॉल और इंटरनेट वाला जो ऑप्शन है ना, उसको क्लिक करेंगे ना तो आ जाएगा। गौरव श्रेया को बता दे रहे थे कैसे आवाज आएगी करके, है ना। आपको आ रहा है तो आवाज, श्रेया को नहीं आ रही आवाज। ठीक है गौरव। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सन 2000 है ना, और 2001 है, 2002 है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है आपका V1, V2, V3, है ना। तो जब यहाँ के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडेक्स निकालेंगे तो ये जगह V2 अपॉन V1, है ना। तो ये करंट ईयर है, तो पिछला साल क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। और जब इसके लिए निकालेंगे हम लोग, है ना, इसके लिए जब इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V3 अपॉन V2। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेन बेस बोलते हैं। चेन बेस में क्या होता है कि पिछले साल का जो वैल्यू होता है वो इस साल के लिए बेस बन जाता है, करंट ईयर के लिए। ठीक है, तो इसको एग्जांपल्स में देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब इंडेक्स नंबर बनाते हैं पहले ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हैं कि उसको बनाने का उद्देश्य क्या है। दूसरा देखते हैं कि बेस पीरियड निकालते हैं लोग, है ना, एक बेस जो ईयर है उसका सिलेक्शन करते हैं। और तीसरा होता है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटीज है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, फिर रिटेल प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ जो आवश्यक वस्तु होती है ना, जो हर कोई उपयोग करता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको शामिल करते हैं, है ना। सभी वस्तु को लेना संभव नहीं है, इसीलिए जो रिप्रेजेंटेटिव, जो बोल सकते, जो रिप्रेजेंटेटिव गुड्स हो, है ना, और जो सभी उपयोग करते हैं, है ना, उन वस्तुओं को किया जाता है, शामिल किया जाता है। और उसको देखते हैं कि पिछले साल उसकी वैल्यू क्या आती है, इस साल उसकी वैल्यू क्या आती है, उसी आधार पे बताते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, रिटेल प्राइस इंडेक्स क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें इनके नंबर्स कितने होंगे, कितने कमोडिटीज होंगे, है ना। नंबर ऑफ कमोडिटीज को ध्यान दिया जाता है ना। तो कमोडिटीज की संख्या कितनी होंगी और कौन कौन सी होंगी, है ना, और विच कमोडिटी, ये दो चीज का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और इसी के आधार पर फिर क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर की गणना करते हैं। इसका फिर फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, सिलेक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब देखिए इसके जो अब हमने वस्तु सेलेक्ट कर लिया है ना, और कितने वस्तु होंगे और वो वस्तु कौन कौन से होंगे, है ना, तो क्या होंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज होंगे ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्राइस सेलेक्ट करेंगे। अब प्राइस तो भी बहुत अलग अलग होता है ना, होलसेल का अलग प्राइस होता है, रिटेल का अलग प्राइस होता है, मार्केट का प्राइस अलग होता है ना, पेपर में पब्लिश होता है अलग प्राइस होता है। तो यहाँ पे फिर देखते हैं कि हम लोग जो इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर हम प्राइस को भी सिलेक्ट करते हैं। मतलब वस्तु का प्राइस को लेना है, लेकिन वो कौन सा प्राइस लेना है ना, ये भी सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है ना। पर केजी के हिसाब से ले रहे हैं, है ना, या फिर पर यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है।
नेक्स्ट आपका सिस्टम ऑफ वेटिंग, सिस्टम ऑफ वेटिंग है ना, वेटिंग मतलब ये भार वाला है ना, भार देने का ढंग, ये भार है ना। तो कैसे हम इसको वेट असाइन करते हैं तो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक तो होता है आपका इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट वेट, और दूसरा होता है इम्प्लिसिट वेट। तो एक्सप्लिसिट होता है और इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट बोलते हैं प्रत्यक्ष भार, तो प्रत्यक्ष भार क्या होता है, इसमें ना वस्तु के महत्व को स्पष्ट करने वाले तथ्य होते हैं इसमें, है ना, जो कमोडिटी के इंपॉर्टेंस को बताते हैं, है ना, जैसे उत्पादन हो गया ना, उपभोग, बिक्री, क्वांटिटी, तो उसको ये निश्चित रूप से बताते हैं ना, इसको प्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष भार। तो इसको बोल सकते हैं प्रत्यक्ष भार उन्हें कहा जाता है जो वस्तु के महत्व को स्पष्ट करने वाले किसी तथ्य, है ना, जैसे उत्पादन, उपभोग या बिक्री मात्रा या उनके मूल्य के आधार पर निश्चित किए जाते हैं, ठीक है। उनकी वैल्यू के आधार पर, उनके प्रश्न के आधार पर इसको फिक्स करते हैं, है ना। और ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से बिलोंग करिए, ठीक। और ये क्या होता है, जो एक्सप्लिसिट वेट होते हैं ये ना अलग अलग जो वस्तु होती है उनकी वैरायटी से संबंधित होता है ये, ठीक है। तो जो इम्प्लिसिट जो होता है, इम्प्लिसिट वेट, ये क्या होता है कि जब किसी वस्तु की विभिन्न किस्मों को निर्देशांक रचना में सम्मिलित करते हैं तो उस वस्तु को अप्रत्यक्ष रूप से भारित करना कहते हैं, ठीक है। जैसे चना ले रहे हैं, 4 प्रकार के चना है ना, तो उसको जब हम लोग सम्मिलित करेंगे 4 प्रकार के जो चना होंगे उसको, और उससे हम लोग क्या बनाएंगे, इंडेक्स नंबर बनाएंगे, तो उसको अपन इम्प्लिसिट बोलेंगे, है ना, इसको अप्रत्यक्ष भार बोलेंगे, है ना। तो जिसमें हम लोग अलग अलग वस्तु की वैरायटीज को हम लोग लेते हैं और इंडेक्स नंबर बनाते हैं, तो क्या होता है वो इम्प्लिसिट होता है। और नॉर्मली हम लोग सिंगल सिंगल कमोडिटी लेंगे और उससे हम लोग भार बनाते हैं, तो उसको इम्प्लिसिट, उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार का वेट होता है। छठवां होता है आपका सिलेक्शन ऑफ द एवरेज, सिलेक्शन ऑफ एवरेज। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एवरेज का चयन करते हैं ना। एवरेज मतलब क्या होता है, आपका माध्य होता है। तो यहाँ पे जब हमारे पास ज्यादा कमोडिटीज होते हैं तो उनको फिर हम लोग एवरेज निकालते हैं, और यहाँ पे जो सबसे अच्छा एवरेज माना जाता है गुणोत्तर श्रेणी के लिए, इसके लिए निर्देशांक के लिए होता है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अरिथमेटिक मीन भी ले सकते हैं, मीन मोड भी ले सकते हैं, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो सबसे अच्छा मीन माना जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा मीन कौन किसको माना जाता है, इसके लिए इंडेक्स नंबर के लिए ज्योमेट्रिक मीन, एग्जाम में पूछा भी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है सबसे अच्छा मीन माना जाता है इसके लिए, इंडेक्स नंबर के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, उत्क्रम्यता पाया जाता है इसमें ना, रिवर्सिबिलिटी इसमें पाई जाती है ना, जिसके कारण इसको सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है ना। बाकी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। अब इसमें ना इंडेक्स नंबर के हम लोग क्लासिफिकेशन देते हैं, ठीक है। इसको मैं स्क्रीन से बताता हूँ। तो यहां तक आप कुछ डाउट है बताइए आप लोग, यहां तक सब क्लियर है ना। सबसे पहले पर्पस सेलेक्ट करते हैं, ये स्टेप स्टेप को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। सब लोग चालू चालू करके म्यूट करके बैठे हो क्या, कोई आवाज नहीं दे रहे हो।
जस्ट मिनट, मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। हाँ इधर है। ठीक, तो दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? आप लोग को दिख रहा है ना, स्क्रीन विजिबल है ना? अनुराधा जी, गौतम, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है ना, मतलब ये जो इंडेक्स होते हैं, एक होता है सिंगल आइटम के लिए और ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें होता है फिक्स बेस और चेन बेस है जो मैंने आपको बताया है, और एक होता है सरल और वेटेड होता है ना। सरल में क्या होता है आपका सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड एंड सरल समूह। तो ये दो भागों में बटा होता है। एंड देन इधर फिर ये अदर है वेटेड में, लेस्पियर, पासे, फिशर, मार्शल, ये सब है। आवाज आ रही ना आप लोग को? यस सर। आ रहे ना? हाँ ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं ना वन बाय वन। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जो भार होता है ना वो एक ही वर्ष के लिए होता है ना। तो जो सिंगल पीरियड के लिए होता है वो यहाँ पे होता है ना, P1 अपॉन P0 इन 100 होता है। और एक मैंने बताया था स्थिर विधि के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक वर्षों के औसत मूल्यों के आधार पर, तो नीचे में औसत आ जाता है ना। और श्रृंखला में क्या होता है चालू वर्ष का बट्टे गत वर्ष का, है ना। इस प्रकार से क्या निकलता है, 3 प्रकार से हम लोग बेस लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फिक्स बेस मेथड देखते हैं ना। तो फिक्स बेस में मैंने क्या बताया था, किसी एक ईयर को क्या लेते हैं हम लोग बेस ले लेते हैं, ठीक है। उसी को फिक्स बेस मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो जैसे ये आपका ये दिया हुआ है, अलग अलग ईयर में क्या कीमत दिया हुआ है आपको प्राइस का, 88 में 120 है, 89 में 140 है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अब हमको इसमें क्या निकालना है, तो 1988 को हमको क्या लेना है, बेस लेना है। तो ये अब क्या क्या हो जाएगा, ये चालू वर्ष की कीमत अपॉन आधार वर्ष की कीमत हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू 100। तो हमने क्या लिया सब में, अब 88 को हम लोग 0 लेंगे, है ना, क्योंकि हम उसी को बेस लिए, तो वो अपना 100 होगा, वो जिसको हम बेस लेते हैं वो, और ये जाएगा 140 अपॉन 120। अब सबके नीचे में क्या है, ये 120 इधर है, 120 120, ये पूरा सब में नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये इधर जो बना ना ये आपका इंडेक्स नंबर है ये, ठीक है। तो 100 आपका बेस बन गया, और उस हिसाब से ये कितना है आपका 116 है, 125 है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका फिक्स बेस बोलते हैं ना, जिसमें हम लोग एक ईयर को लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का, जिसमें हम लोग औसत को ले रहे हैं। तो ये विजिबल हो रहा है ना आप लोगों को? तो ये औसत को लेते हैं। तो इसमें क्या दिया, 7 वर्षों की औसत कीमत को आधार मानकर कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबको क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, है ना, और डिवाइड बाय 7 कर देंगे। तो ये निकला, क्या निकला, एवरेज निकल गया। अब हम सभी ईयर में क्या करेंगे, औसत जो कीमत होगा उसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमने 14 में कितना 20 डिवाइड कर दिया है ना, 16 में 20 इंटू 100 कर दिए। तो ये जो मिला ना, ये क्या आपका इंडेक्स है, ये हर ईयर के लिए अलग अलग इंडेक्स आपका बनता है। अब हम जो तीसरा वाला देखते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, ऑन चेन वाला लिखेंगे, है ना। निम्नलिखित 6 वर्षों के लिए गेहूं की कीमत दी गई है, श्रृंखला में अनुपात गणना कीजिए। तो श्रृंखला में क्या होता है, जो पिछले साल का जो वैल्यू होता है वो बेस बन जाता है। पहले ईयर के लिए तो बेस ही बनेगा, तो पी आई अपॉन पी 0 होगा ना, पी होगा। तो यहाँ पे तो पहले वाले को अपन 100 से मान लेते हैं, और नेक्स्ट वाले क्या होगा 345 अपॉन 300 इंटू 100। तो कितना हो गया ये
115। अब इसको हम लोग ना 0 0 से इंडिकेट करते हैं, पहला वाला, दूसरा वाला 0 1, तो पहला वाला 0 और ये 1 है ना, I01, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला I12 होगा है ना, तो 355 और बीच में क्या जाएगा 345 आ जाएगा। तो पिछला जो साल है वो क्या बन जाता है, वो बेस बनते जाता है ये। तो दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे क्या हो जाएगा, ये I23 हो जाएगा ये है ना। 23 का मतलब क्या होगा, 2 अभी का सॉरी 3 अभी करंट का रहेगा और 2 बेस का रहेगा, तो वो 13 हो गया। I34 इसका मतलब 4 है ना, फोर्थ ईयर है ये है ना, ये ऊपर में रहेगा, और थर्ड ईयर ये आपके इसमें रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये क्या निकल गया, हमारे श्रृंखला मूल्य अनुपात निकल गए। अब इसमें देखते हैं बेस कन्वर्जन, ठीक है। तो बेस कन्वर्जन क्या होता है, जिसे अपन शुरू में क्या देखे थे 88 को हमने क्या बेस दिया था, अब हम चाहते हैं बेस को हम लोग किसी और ईयर में चेंज कर दें, ठीक है। तो आपको हो सकता है 95 हो सकता है, 94 हो सकता है। तो इसमें जो आप नया निर्देशांक निकालेंगे, ये क्या होगा, किसी वर्ष का पुराना निर्देशांक बट्टे क्या होगा, उस वर्ष का पुराना निर्देशांक जिसको नया नया बनाया गया है, तो हम उसी में से क्या करते हैं, किसी को नया बनाते हैं। तो एक तो बेस ऐसा चेंज करते हैं, और दूसरा हम लोग बेस, एक तो बेस कन्वर्जन होता है, बेस शिफ्टिंग होती है ना, और एक क्या होता है कि हम लोग जो फिक्स बेस से हम क्या करते हैं, चेन बेस कन्वर्ट करते हैं, या फिर चेन बेस से फिक्स बेस कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आधार परिवर्तन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं है ना, एक तो क्या होता है बेस ईयर को चेंज करते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है कि चेन बेस को फिक्स बेस में और फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि निम्नलिखित दिशांकों के आधार पर 99 से 92 में बदलकर नए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या बना है कि ये 89 के आधार पे क्या बना है, आपका इंडेक्स बना हुआ है। अब इसको किसमें चेंज करना है, 92 में चेंज करना है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो नया जो है, हम 92 को हम लोग क्या ले रहे हैं, नया ले रहे हैं ना, और वो 89 के आधार पे पुराना बना हुआ है। तो जितनी भी वैल्यू सबको ना 150 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कहीं भी समझ रहे तुरंत पूछ लेना, ठीक है। आप लोग कुछ बोल ले रहे हैं तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स में होता है ना, करंट रिस्पॉन्स आता है तो फिर पढ़ाने में मजा आता है। नहीं बोलेंगे तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी वर्ष का पुराना निर्देशांक और जिसको नया बनाना है, वो तो नया हमने किसको बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं ना, ये 1992 को बना रहे हैं। तो ये इसलिए क्या हो रहा है, वो सबसे डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये हमने क्या कर दिया है, 89 जो नया और पुराना बेस था उसको 1992 से हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये सब क्या बन गया, नया इंडेक्स नंबर बन गया ये, ठीक है। अब देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स बेस। चेन बेस समझ में आया आपको क्या होता है, फिक्स बेस भी क्या होता है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं चेन बेस से हमको फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। श्रृंखला आधार से स्थिर आधार पर निर्देशांक को बदलने के लिए पहले वर्ष का स्थिर निर्देशांक वही माना जाता है जो उस वर्ष का श्रृंखला आधार होता है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम होगा, ठीक है। तो जब हम लोग श्रृंखला आधार से फिक्स बेस में बदलेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, सेम होगा। और या फिर एक और सोच सकते, किंतु यदि प्रथम वर्ष स्थिर आधार मानकर निर्देशांक बनाते हो तो उसे 100 मानते हैं, ठीक है। तो दो तरीके होते इसको। तो पहला हो सकता है आपका जो श्रृंखला आधार है उसका फर्स्ट ईयर है, वो फिक्स बेस का भी फर्स्ट ईयर होगा, है ना। या फिर उसको अपन 100, अगर पहले वाले को 100 मान के चलते हैं तो फिर वो 100 ही रहेगा। एग्जांपल समझ में आ जाएगा। तो चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक बराबर होगा चालू वर्ष का श्रृंखला आधार निर्देशांक इंटू गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक। ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेन बेस टू फिक्स बेस। तो इधर देखिए I01 है ना, और इंटू I12, ठीक। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इसको इंटू करेंगे, चालू वर्ष का श्रृंखला, इस श्रृंखला है, और गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक। तो ये स्थिर वाला है 12, और वैसे अगर I2 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये I02 का I02 इंटू I23। तो 02 को हम क्या लिख सकते हैं, I01 इंटू I12 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को बस याद रखिएगा
इतना सफिशिएंट है। तो इसमें लिखा है कि नीचे दिए श्रृंखला आधार निर्देशांकों को स्थिर आधार निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो श्रृंखला से हम किस में जा रहे हैं, स्थिर में जा रहे हैं ना, चेन बेस टू फिक्स बेस। तो बस ये फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, है ना। तो पहला क्या होगा, जो श्रृंखला आधार है वो आपका क्या होगा, ये ही आपका पहला स्थिर आधार होगा। ठीक, तो और ये दूसरा क्या होगा आपका I01 है ना। तो I01 क्या हो जाएगा, ये 120 पुराना और इंटू 104। ठीक है, तो 120 मतलब ये स्थिर आधार 120 से यहां से ले रहे हैं मान के चलिए, और ये आपका श्रृंखला है ना। सेम नेक्स्ट क्या होगा, I23 जब निकालेंगे, ये श्रृंखला आधार है आपका I23। ठीक है, तो इसमें हम स्थिर निकाल रहे हैं 03। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जो पुराना आपका पिछला वाला आपका फिक्स बेस है ना, और करंट का आपका श्रृंखला वाला है। तो इसी को ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये I01, 02, 03 ये सब क्या है आपके फिक्स बेस है, जिसमें 1, 2, 2, 3, 3, 4 है, ये क्या आपके चेन बेस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से ये था क्या था आपका चेन बेस था, है। और यहाँ जो हम इसमें इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, स्थिर आधार निर्देशांक में कन्वर्ट कर लिया। तो बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, है ना। I01 मतलब 01 मतलब क्या आपका फिक्स बेस है ये, और 12 क्या है, ये चेन बेस है ये ना। तो 01 कहां से आया, यहाँ से आया, और 12 यहाँ से आया। सेम चीज देखेंगे तो I02 कहां से आया, ये पुराना वाला ये वाला है I02 ये, है ना, और I23 ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे इसको निकालना है। नहीं देते कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू, अब फिक्स से किसमें करेंगे, चेन में करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत अच्छा है ना। ये I02 अपॉन 01 हो जाएगा, ये 12, और 23 लिया जाएगा 03 अपॉन 02। तो 12 मतलब 2 वाला ऊपर रहेगा, I11 नीचे रहेगा। तो जैसे ये आपको क्या दिया आपका, तो बस इसमें सेकेंड डिवाइड बाई 1 है ना, थर्ड डिवाइड बाई 2, ऐसे करके इसको हम निकालते जाएंगे तो सीधा सीधा चेन बेस निकल जाएगा। पूरा फॉर्मूला बेस है, बस फॉर्मूला बस याद रखिएगा। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इन केस ऑफ 2 years और मोर देन 2 years। ठीक है, इस अगला वीडियो में देखते हैं, जैसे ये टाइम खत्म होने वाला है, लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है।